हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें देखा था कि हम कितने अकाउंट्स बनाते हैं। उसके बाद में एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या होती हैं, हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके फीचर्स देखे, उसके इंपॉर्टेंस देखे। लास्ट के हम लेक्चर में देखने वाले हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में एडजस्टमेंट कौन सी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सबसे पहली बात, ये जो आप अकाउंटिंग जो कर रहे हो एज ए ये फाइनल अकाउंट ही है। जैसे पहले जो हम अकाउंटिंग करते थे वो एज अ कमर्शियल अकाउंटिंग करते थे। जैसे उसमें आप क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। तो एक बात दिमाग में पक्की रखना कि अभी भी जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, ये भी आप फाइनल अकाउंट कर रहे हो। जैसे कि एज अ कमर्शियल पर्पस के लिए आप जो अकाउंटिंग करते थे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करते थे, तो अभी यहाँ पे उसका सब्स्टिट्यूट इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ओपन कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट आप बैलेंस शीट बनाते थे, इसमें भी आप बैलेंस शीट बनाते हो। लेकिन ध्यान देना, देखो और एक बात, इसमें एज अ कमर्शियल अकाउंटिंग में बहुत सारी एडजस्टमेंट को आप फेस करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, बैड डेब्ट्स होता है, उसमें डिप्रिसिएशन होता है। अब देखो, इसमें भी ये हर चीज़ होती है, लेकिन इसमें जो एडजस्टमेंट होती है वो कम से कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो एडजस्टमेंट की आपको जो वेराइटीज मिलेगी यहाँ पे बहुत ही कम मिलेगी। क्यों? देखो, एज अ कमर्शियल अकाउंटिंग में आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते थे। हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों ओपन करते हैं? एज अ जो भी प्रोडक्शन पर्पस के, मैन्युफैक्चरिंग के जो भी खर्चे होते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते थे। तो एज आप उसमें परचेस करते थे, सेल करते थे, एज अ वेजेस प्रोवाइड करते थे। अभी देखो, एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन होता ही नहीं है एंड हम उसमें ट्रेडिंग अकाउंट ओपन ही नहीं करते। तो एज अ परचेस रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होगी, सेल्स रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होगी वो वहां पर खत्म हो गई। अच्छा, अगर आप इसमें सेल नहीं करोगे तो आपके डेप्टर्स नहीं होंगे, अगर आप परचेस नहीं करते हो तो आपके क्रेडिटर्स नहीं होंगे। तो एज आप समझ सकते हो कि डेप्टर्स के रिलेटेड और क्रेडिटर के रिलेटेड जैसे बेड डेप्स वगैरह होती है वो यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट पूरी खत्म हुई। तो देखो, अब इसमें फिलहाल होता क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर एडवांस जो आप प्रीपेड कर देते हो, पहले से प्रीपेड कर देते हो, वो इसमें एडजस्टमेंट आती है। लेकिन इसमें नंबर्स ऑफ एडजस्टमेंट बहुत होते हैं। वो क्यों? देखो ध्यान दो, सबसे पहली बात, हम फाइनल अकाउंट कमर्शियल अकाउंटिंग का जब करते थे तो हम ट्रायल बैलेंस का उपयोग कर कर एज अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। अभी इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया होता है और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से एज अ फाइनल अकाउंट क्रिएट करना थोड़ा सा कंजस्टेड होता है। अब देखो वो क्यों होता है, ध्यान देना। और एक बात, जैसे कि मैंने आपको बोला, इसमें जो वेराइटीज होगी एडजस्टमेंट की वो बहुत ही कम होगी, लेकिन नंबर्स ऑफ एडजस्टमेंट बहुत होती है। एडजस्टमेंट बहुत ही इजी होती है लेकिन नंबर्स ऑफ एडजस्टमेंट बहुत होती है। अब उसका रीजन सुनो, देखो क्यों होती है, ध्यान देना। देखो क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाता हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता हूँ। ये मैं बनाता हूँ 2015 के लिए, ठीक है। देखो 2015 में ऐसा समझ के चलो कि हमारा 2016 जो है ये हमारा करंट ईयर है, ठीक है, ये हमारा करंट ईयर है। अभी हमने लास्ट ईयर यहाँ पे क्या किया था, अपना रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाया था। देखो, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आपने बनाया था। अब इसमें ये आपकी डेबिट साइड एज अ रिसिप्ट साइड होगी, अमाउंट, ये पेमेंट साइड होगी और ये अमाउंट होगा। अब देखना इधर, देखो अभी 2015 में आपको कुछ डोनेशन मिली होगी। ऐसे सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं यहाँ पे कि सबसे पहला सोर्स यही है। देखो सब्सक्रिप्शन मिली होगी, ऐसे समझ चलो कि आपको यहाँ पर 20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन मिली, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आपको 20,000 रुपये मिली। अच्छा, उसके बाद में कुछ डोनेशन भी लिया होगा। अभी यहाँ पर आपको डोनेशन मिली, अब डोनेशन आपको मिली 50,000 रुपये, बराबर है। उसके बाद में देखो आपको यहाँ पे कुछ एडमिशन फीस मिली, एडमिशन फीस मिल गई आपको यहाँ पर 50,000 रुपये, ठीक है। कुछ जनरल लेगेसीज का अमाउंट मिल गया, कुछ जनरल आपको लेगेसीज का अमाउंट मिल गया यहाँ पर, ऐसे समझ करो 30,000 रुपीज। अब देखो ये आपकी रिसिप्ट हुई, क्योंकि आपको पता है ना, आपने कैश बुक में भी देखा था, डेबिट साइड में आप क्या करते थे, रिसिप्ट के टोटल आइटम्स लिखते थे
और क्रेडिट में हम उसको पेमेंट करते थे। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ये रियल अकाउंट के रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जो भी हमारे पास पैसा आएगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना, अगर आपके साइड से पैसा जाता है तो ये पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर देना, तो क्रेडिट साइड में। अब देखो बेटा, अब आपके पास यहाँ टोटल खर्चा करने के लिए कितना हुआ, 1,50,000, 1,50,000। अब देखो आपके पास इतने सारे रिसिप्ट है, अभी आपको पेमेंट करना है। अब पेमेंट करने के लिए सबसे पहले देखो आपने क्या किया, कुछ यहाँ पर असेट परचेस की, ध्यान देना। जैसे आपने यहाँ पे बिल्डिंग परचेस किया, यहाँ पर आपने बिल्डिंग परचेस कर ली, बिल्डिंग आपने परचेस की 50,000 रुपए की। उसके बाद में भी आपके पास 1 लाख रुपीज का कैश बच गया। अच्छा आगे देखो, अभी यहाँ आपने अभी जैसे कुछ अभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन आपको बिल्डिंग लगेगी। अच्छा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए आपको कुछ प्रिंटिंग और स्टेशनरी वो परचेस करनी पड़ी। ठीक है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी भी आपने परचेस कर ली, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेस कर ली 10,000 रुपए की। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। एज अभी मॉडर्न टाइम है तो आपको कुछ ना कुछ कंप्यूटर वगैरह भी लगेगा इसमें। अब आपने यहाँ पे कंप्यूटर परचेस किया 40,000 रुपीज का, फिर भी आपके पास अभी कितना बैलेंस बाकी है यहाँ पर, ऐसा 50,000 रुपीज बाकी है। उसके लिए देखो आप आगे आपने क्या किया, कुछ फर्नीचर को परचेस कर लिया। अब यहाँ पे फर्नीचर आपने परचेस किया 30,000 का। अब देखो बेटा, अब आपने इतने सारे एक्सपेंस कर लिए, अभी आपके पास यहाँ पे बैलेंस कितना बचा, बाय बैलेंस सीडी कितना बचा है 20,000 रुपीज। अब देखो इस बैलेंस को क्या करोगे, ये लास्ट का बैलेंस है। अब इसके हम क्या करते हैं, हमेशा जैसे अकाउंटिंग क्लोज करते हो तो एज ए ये बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर में एज अ कैश बुक बनाते हो तो उसमें पर्टिकुलर मंथ का बनते हैं तो नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करते हो। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ये ईयर बाय ईयर बनता है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। जैसे आपके पास अगर आप कैश बुक बना रहे हो, अगर मंथ में बोलो या साल में बोलो, अगर आपको 1000 बार सब्सक्रिप्शन मिलेगी तो आप कैश बुक में एज अ वो डेट डालकर वो मंथ डालकर आप रिकॉर्ड करते हो। लेकिन रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, एज अ पूरे साल की सब्सक्रिप्शन कितनी मिली है और सबको ऐड कर कर आपको सिर्फ यहाँ पे एक टर्म लिखना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन करके वो टोटल अमाउंट लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करोगे, ये आपका बैलेंस सीधी निकला। ठीक है, अब देखो ये 20,000 रुपीज आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक बैलेंस आ गया। अब देखो आप कभी भी अपने टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम देखते हो तो प्रॉब्लम्स में क्या होता है, आपको एक बैलेंस शीट दी रहती है और नीचे आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया रहता है, और उसके बाद में आपको क्या बोलते हैं सामने वाला कि इससे इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, तो देखो अभी हमने जो बनाया वो 2015 का बना दिया, अब यहाँ पर हम 2016 का बनाएंगे। देखो ध्यान दो, यहाँ पे हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, ये आपकी रिसिप्ट और इधर पेमेंट साइड। देखो रिसिप्ट अमाउंट, ये पेमेंट और ये अमाउंट। अब देखो बेटा, अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, लास्ट ईयर का जो बैलेंस होगा यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है यहाँ पर देखो, ये 20,000 रुपीज ये आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया। अच्छा, उसके बाद में देखो आपको फिर से कुछ ना कुछ रिसोर्सेज जब आपके पास आएंगे तब आप खर्चा करोगे ना, तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्सक्रिप्शन मिली, आपने सब्सक्रिप्शन जमा की यहाँ पर कितना 30,000 रुपीज। देन उसके बाद में देखो आपको कुछ डोनेशन की अमाउंट मिली है डबल से, 2016 में भी आपको डोनेशन मिली 50,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद में देखो आपको कुछ यहाँ पे मेंबरशिप की फीस मिली, मेंबरशिप फीस मिली आपको यहाँ पर 20,000 रुपीज। अब देखो टोटल करो इसमें, देखो कितनी होती है, कितना होगा 1,20,000। अब आपके पास खर्चा करने के लिए 1,20,000 है, क्योंकि ये देखो बैलेंस चेंज होता रहेगा, हर साल एक जैसा बैलेंस आएगा ऐसे हम नहीं बोल सकते। ठीक है, अब देखो आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हो गए। अभी इस साल में भी आपने कुछ ना कुछ परचेस किया होगा, जैसे देखो बिल्डिंग परचेस कर ली, कंप्यूटर परचेस किया, फर्नीचर परचेस की, तो एज अ अभी सब चीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन चालू है, भले ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। तो आपने यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले एक व्हीकल परचेस किया, व्हीकल के ऊपर आपने 50,000 रुपये खर्चा कर लिए। ठीक है, और आपके पास अभी कितने बचे यहाँ पे 70,000 रुपीज। देखो 70,000 बचे, अभी यहाँ पे फिर से आपने क्या किया, कुछ फर्नीचर की जरूरत पड़ी, यहाँ पे फर्नीचर परचेस कर लिया 30,000 रुपीज का, कुछ छोटे मोटे खर्चे कर लिया एज ए सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना हुआ देखो सन्ड्री एक्सपेंसेस आपने अभी यहाँ पे समझो 10,000 रुपीज। अब देखो कितना बचता है, ये कितना हुआ 90 कभी गए इसमें तो 30,000 आपके यहाँ पे बचेगी। देखो ये 30,000 रुपीज आपका बैलेंस बचा।
अब इसको यहाँ पे क्या करोगे, बैलेंस शीट ही कर लोगे। अब मुझे एक बात बताओ, देखो अभी आपको एग्जाम में तो एज अ बैलेंस शीट ये एक दी रहती है। अब जनरली कोई भी प्रॉब्लम देखते हो सॉल्व करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको देखो यहाँ पे आपको ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा और आपको एज अ नीचे एक बैलेंस शीट दी रहेगी। जैसे आपके पास देखो ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दे दिया। अब आपको कभी बोलते हैं, आपको भी बोलते हैं सामने वाला कि इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, तो मुझे एक बात बताओ, अभी आपने जो बिल्डिंग परचेस की थी गए साल में, आपको ये साल में काम आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अच्छा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खत्म हो चुके होंगे, जनरल खर्चे हैं, लेकिन आपने कंप्यूटर परचेस किया तो ऐसा तो नहीं कि पिछले साल लिया तो इस साल यूजफुल नहीं होगा। फर्नीचर परचेस किए हैं, अच्छा ये जो फर्नीचर परचेस किया इसमें ये फर्नीचर ऐड कर लोगे, लेकिन ये फर्नीचर तो आपको काम में आएगा ना। तो इसमें देखो एज अ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से फाइनल अकाउंट बनाना कंजस्टेड एड प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये एक रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, ठीक है ना, आपको ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, और आपके पास जो पिछले साल की एसेट्स है, कुछ लाइबिलिटीज है। अच्छा, पिछले साल में भी कोई क्रेडिटर्स एज पिछले साल में भी कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज होगी। अब इसमें क्रेडिट नहीं होते, ठीक है, आप परचेस नहीं करते हो, आपके क्रेडिटर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो लाइबिलिटीज होगी। तो इसमें ये शो कर रहा है क्या? नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको नीचे एडजस्टमेंट में आपको लास्ट ईयर का डेटा दिया रहता है, तो इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ एडजस्टमेंट ये बढ़ जाती है, ठीक है। बाकी होता बहुत इजीली है, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो अभी जैसे इसमें देखा जाए तो अब जनरली प्रीपेड जिसे आप एडवांस भी बोलते हैं, एज आउटस्टैंडिंग जिसे अनपेड बोलते हैं, लगभग वो इसमें एडजस्टमेंट बनती है। अब देखो इसके कौन से नेचर होते हैं, ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके नोट्स में भी दिए हैं, देखो यहाँ पे मैं ध्यान देना, देखो हम कैसे इसको क्रिएट करते हैं और उसको कैसे समझाते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक लिख लिया, ये बना लिया मैंने अकाउंट है। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा पर्टिकुलर, यानी आपका इफेक्ट बताऊंगा इसका कैसे होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ये आपकी बैलेंस शीट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ये आपकी बैलेंस शीट। अब देखना यहाँ पर एनी इनकम, अब देखो कोई भी इनकम हो, अब आपको कोई भी इनकम हो तो इनकम क्या हो सकता है, देखो आपकी रिसिप्ट हुई तो आप क्या करते हो, ध्यान देना, आपकी रिसिप्ट हुई तो आप क्या करते हो, देखो आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आपको रिसिप्ट साइड में देखो ये आपका, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाया, रिसिप्ट अमाउंट और ये पेमेंट और ये अमाउंट। जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो तो कैसे बनाते हो, देखो कैसे बनाते हो, ध्यान देना। देखो ये आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर अमाउंट और ये आपका इनकम और ये अमाउंट, ठीक है। अब जैसे रिसिप्ट में आपको यहाँ पर टू सब्सक्रिप्शन दी रहती है, तो सब्सक्रिप्शन दी रहेगी, तो यहाँ पर ये डेबिट साइड में दी हो, तो आपको पता है जनरल एंट्री का रूल, एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये यहाँ पर एज ए डेबिट साइड, तो यहाँ पर ये क्रेडिट साइड में आ जाते हैं, एज यहाँ पे टू करके आते हैं, यहाँ पे कहेंगे बाय सब्सक्रिप्शन करके आते हैं, पता है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है, एनी इनकम, कोई भी इनकम क्या हो सकता है, या करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो सकता है, आपको अभी तक नहीं मिला है, या फिर लास्ट ईयर का हो सकता है, ठीक है ना, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। या आपको कोई इनकम एडवांस में मिल गया, तो एज अ कोई इनकम आपको लास्ट ईयर मिला होगा करंट ईयर के लिए एडवांस में, या फिर एज अ इस साल मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो देखो अब उसको कैसे यहाँ पे ट्रीट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमाउंट गिवन इन रिसिप्ट, कौन सी साइड में है, रिसिप्ट में, डेबिट साइड में, ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अब ध्यान देना, देखो अगर ये कभी ऐसे दिया है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको डेबिट साइड की रिसिप्ट साइड में कोई भी एज इधर की डेबिट साइड रहती है, अभी मैंने आपको शो करके बताया, तो आप उसको क्या करते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाकर क्रेडिट साइड में लिख लेते हो, उसको क्या करते हो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख लेते हो। ये कोई एडजस्टमेंट नहीं, ये तो टर्म हुआ, तो इसकी कोई ऐसा इफेक्ट दूसरा बैलेंस शीट में नहीं होगा। लेकिन देखो अभी आपके जो यहाँ पर खर्चे हो गए वो देखो, आपके जो इनकम हो गए देखो कैसे होते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, कुछ इनकम इस साल का लेने का आपको बाकी है। अच्छा, और क्या हो सकता है इसमें, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर के कुछ आउटस्टैंडिंग बच गए जो अब तक आपको मिले नहीं। अच्छा, उसके बाद में देखो एडवांस में भी हो सकते हैं, एडवांस
एट द एंड ऑफ करंट ईयर और एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। अब देखो लास्ट ईयर, अब देखो इस तरीके की ये आंसर, इसमें क्या होगा, आपको कुछ करंट लेना बाकी होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, या आपने कुछ एडवांस में ले लिया होगा। अब देखो इसको समझाने के लिए आपको एकदम इजी ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ। देखो एज ए ट्रिक नहीं है, समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैं इसे 3 ईयर्स बनाता हूँ, अच्छे से ध्यान देना। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया 2016, तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, लास्ट ईयर यहाँ पे 2015 होगा, और नेक्स्ट ईयर यहाँ पे 2017। अब देखो करना क्या है, अब अगर आपको यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, अगर आपको इनकम का पता करना है, आपने कितने खर्चे किए पता करना है करंट ईयर का, तो आपको जो भी एक्सपेंसेस करंट ईयर के एज जो भी एक्सपेंसेस बोलो या फिर इनकम बोलो करंट ईयर के रिलेटेड में हो गए तो उसे यहाँ पर प्लस करोगे। अच्छा, अगर कोई खर्चे लास्ट ईयर में हो गए, लास्ट ईयर का जैसे फॉर एग्जांपल देखो लास्ट ईयर का कोई भी खर्चा होगा या लास्ट ईयर का कोई भी ऐसा आपको इनकम मिल गया यहाँ पर, तो वो तो लास्ट ईयर का होगा, तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ ये भी माइनस हो जाएगा। देखो प्लस माइनस कैसे दिया है अभी आपको नहीं समझाऊंगा, लेकिन आगे जैसे बताऊंगा तो इजीली समझ जाएगा। अब देखो सबसे पहले ध्यान दो, अब जैसे आउटस्टैंडिंग, ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, देखो ये लास्ट ईयर लिखा है ना, अभी यहाँ पर आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं और एक यहाँ पर आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं। जैसे देखो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ये आपका यहाँ से ये ईयर चालू होगा, यहाँ पे जाकर खत्म होगा, तो यहाँ पर ये एंड ऑफ द करंट ईयर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, ये यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग हुई, तो ऐसे ये क्या होगा, लास्ट ईयर होगा ना। तो देखो बेटा ध्यान दो, उसके बाद में जैसे आप एडवांसेस लेते हो, ध्यान देना, जैसे एडवांसेस लेते हो तो एक एडवांस यहाँ पे मिल सकते हैं, ये एडवांस जो मिलेगा ये किसके लिए मिलेगा, यहाँ पर 2016 के लिए, आपको करंट ईयर के लिए। अब यहाँ पे जो आपको एडवांस अमाउंट मिलेगी ये किसके लिए मिलेगा, 2017 के लिए। अब इजीली बात देखो, आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद में आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो क्या करोगे, आप सब बच्चे यहाँ पे ट्यूशन में आते हो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपने अभी एडवांस फीस जमा करनी है, आप सब बच्चों ने अभी जैसे जो भी अमाउंट हो, जैसे मैंने बोला 1000 रुपीज़ आपको एडवांस फीस जमा करनी है, तो एडवांस का मतलब क्या हुआ, आप मुझे जो फीस दोगे वो फ्यूचर के लिए दोगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपका जो भी कोर्स होगा आप पे कर लो, तो इसका मतलब क्या, आप क्या मुझे प्रीवियस के दे रहे हो क्या, जो हो गया लास्ट ईयर को थोड़ी दोगे, लास्ट ईयर का तो वहीं खत्म हुआ ना। लेकिन आपसे अगर मैं एडवांस मांग रहा हूँ तो वो आगे जाएगा। अगर मैं 2015 में कभी एडवांस मांग रहा हूँ तो किसके लिए मांगूंगा, 2016 के लिए, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ नेक्स्ट जाएगा, तो इसमें जाकर उसे क्या करोगे, यहाँ पे प्लस कर दोगे। अच्छा ठीक है, देखो उसी तरीके से अगर मैं 2016 में अगर आपसे एडवांस मांग रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट ईयर की जो भी ट्यूशन की फीस होगी आप जमा कर दो, तो इसका मतलब आपसे एडवांस लिया, तो ये एडवांस कहाँ जाएगा, एज अ नेक्स्ट ईयर में जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या करोगे, इसे यहाँ पे देखो ध्यान देना, तो करंट ईयर में जो अमाउंट मिल गई आपको, तो करंट ईयर का थोड़ी सोर्स हुआ ये, तो उसको यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे इसको माइनस कर दोगे। समझ में आई, मुझे चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, अगर वो करंट ईयर के रिलेटेड में आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो 2015 में अगर यहाँ पे आपको एडवांस मिल गया है 2016 के लिए, तो इस साल में आपका वो इनकम हुआ, लास्ट ईयर का थोड़ी हुआ। और वैसे ही अगर 2016 में आपको यहाँ पर कुछ एडवांस मिला है, तो एडवांस 2016 का नहीं है, 2017 का होगा। उसी तरीके से देखो ध्यान देना, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये एडवांस का दिए हैं, तो ध्यान दो, देखो एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। अभी लास्ट ईयर में आपको जो एडवांस मिला है, देखो लास्ट ईयर में आपको जो एडवांस मिला, तो उसको यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे प्लस करोगे, क्योंकि करंट ईयर में आके वो प्लस होगा, कि आपके करंट ईयर का सोर्स हुआ ना वो। और उसके बाद में अगर आपको एडवांस मिला है एट द एंड ऑफ करंट ईयर, आपको देखो इस साल में यहाँ पे अगर आपको एडवांस मिला, तो ये एडवांस कहाँ काम आएगा, एज द नेक्स्ट ईयर में, तो इसको यहाँ पे क्या करोगे, माइनस करोगे। ये दोनों एडवांसेस हुए, इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ। आगे देखो उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान देना, ये असेट बैलेंस शीट के जो असेट होंगे बाद में देख लेते हैं इसको होने के बाद में। देखो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, अब जैसे ध्यान दो, अगर मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ कि आपकी लास्ट ईयर की फीस अनपेड है, आपने लास्ट ईयर की फीस नहीं दी है, इसका मतलब क्या, जो मैं आपसे अभी पैसे मांग रहा हूँ वो क्या अगले साल के मांग रहा हूँ, पिछले साल के बाकी फ्री मांग रहा हूँ ना। तो ऐसे इसमें जो अमाउंट, इसमें अभी देखो अगर इस साल
देखो ध्यान दो, अभी जैसे 2020 चालू है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा आपकी लास्ट ईयर की फीस बाकी है, लास्ट ईयर की मतलब वो फीस किसकी होगी, किसकी फीस होगी, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ ना। तो वैसे ही अगर 2016 में अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी लास्ट ईयर की फीस बाकी है, तो ये फीस कहाँ किसकी है, 2015 की मांग रहा हूं मैं आपसे, पिछले साल की मांग रहा हूं। और उसी तरीके से अगर देखो फिर यहाँ पर देखो ये बरोबर इधर चल जाएगा, कहाँ हो जाएगा, ये इधर चला जाता है। उसी तरीके से देखो ध्यान दो, यहाँ पे अगर 2017 में आकर, अगर 2017 में आकर अगर मैं बोलता हूँ कि आपकी 2016 की फीस अनपेड है, तो अगर मैं आप यहाँ पर अगर फीस जमा करते हो तो वो फ्यूचर की जमा करते हो कि पास्ट की जमा करते हो, किसकी जमा करते हो, पास्ट की। तो ऐसा आपने यहाँ पर किसकी फीस की जमा की, वो 2016 की। तो देखो आप खुद ही समझ लोगे। अभी यहाँ पे ये अमाउंट क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये जो आपने अभी करंट ईयर में जो आपको फीस मिली एज अ प्रीवियस ईयर के लिए, तो करंट ईयर का सोर्स थोड़ी हुआ होगा आपका, प्रीवियस ईयर का होगा। तो यहाँ पे क्या करो, उसको माइनस कर लोगे, इजीली बात। देखो इधर ध्यान दो, अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ये करंट ईयर का यहाँ पे प्लस होगा, लास्ट ईयर के यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। इसे यहाँ पे प्लस बॉक्स कर देते हैं। अब देखो ध्यान दो, इसका बैलेंस शीट में इफेक्ट कैसे करोगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर या आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, चाहे आउटस्टैंडिंग कोई भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, लास्ट ईयर की कोई बच्चे की फीस बाकी है, इस साल मुझे दे दोगे, जो अमाउंट हमें मिलता है वो हमारी एक प्रकार से क्या होती है, हमारी असेट होती है। अभी करंट ईयर की जो है वो तो हमारी असेट ही हुई ना। अब जो ये लास्ट ईयर की है, लास्ट ईयर की बाकी है, लेकिन मुझे तो मिलेगी ना, मुझे आपकी फीस मिलेगी, तो मेरी यहाँ पे क्या हुई है, असेट हो गई, ठीक है। फर्क इतना है, ये करंट ईयर का और ये लास्ट ईयर का। अब उसी तरीके से देखो, एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ध्यान दो, अभी आपने करंट ईयर में अगर मैं इस साल आपको बोलता हूँ कि बच्चे नेक्स्ट ईयर के आपको पैसे जमा कर देने के, अगर आप नेक्स्ट ईयर के पैसे जमा करते हो, जैसे अगर मैं किसी बच्चे से फीस लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है कि मुझे अगला साल आपको सिखाना पड़ेगा। तो अगर कोई यहाँ पे आपको दिया गया इनकम अगर कोई कंडीशन को क्रिएट करता है, मतलब देखो ये इनकम लेने के बाद में मुझे आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो यहाँ पे देता, जिसको देने को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे लायबिलिटी, क्या होगी ये आपकी लायबिलिटी, ये किसकी होगी, करंट ईयर की। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ध्यान देना अगर मैं यहाँ पर देखो बोलता हूँ एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में कभी आपसे मैंने एडवांस ले ली करंट ईयर के लिए, तो वहां पे वो मेरे लिए क्या यहाँ पे क्रिएट करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करती है। तो ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, ये दोनों क्या होगी यहाँ पे लायबिलिटी। और आप अभी ये देख, ये लास्ट ईयर की होगी। देखो जैसे आप इतने सालों से जो भी है लास्ट जो आप 11th से लेकर करते आ रहे हो, आउटस्टैंडिंग का करंट ईयर का वगैरह, आपने उसमें भी इसके इफेक्ट देखे। लेकिन देखो एक बात ध्यान रखना, देखो इसलिए बता दे रहा हूँ, कोई भी इनकम आपको करंट ईयर के लिए मिल रहा है तो आप उसमें प्लस करोगे। कोई भी इनकम आपको करंट ईयर के मिल रहे हैं, करंट ईयर के लिए आपको मिला तो आप उसे प्लस कर दोगे। अगर कोई इनकम आपको लास्ट ईयर के लिए मिला है तो वो करंट ईयर का सोर्स नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर अकाउंटिंग करनी है, और 2020 का, सिर्फ 2020 का मुझे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और मुझे अपना सरप्लस और डेफिसिट निकालना है, तो मुझे उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ वो आइटम एज ऐड करने पड़ेंगे जो 2020 के रिलेटेड हो। अगर देखो ध्यान देना, जैसे इस साल में अब मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, या आप सब ट्यूशन में बच्चे आ रहे हो, अगर किसी बच्चे की लास्ट ईयर की फीस बाकी थी, उसने जमा कर दी, तो वो फीस लास्ट ईयर की हुई, तो मैं क्या करूंगा, उसे लास्ट ईयर में ऐड करूंगा। जो मेरा रजिस्टर होगा उसमें लिख लूंगा ना मैं, हाँ भाई दिस फीस फॉर लास्ट ईयर की फीस दे दी। अगर कोई बच्चा मुझे अभी 2020 में कभी 2021 की फीस जमा करता है, तो उसमें मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर एज एडवांस करके लिख लूंगा। तो एज अ करंट ईयर का होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अगर सामने वाले ने मुझे 2021 के लिए कभी एडवांस कुछ पैसे दे दिए तो एज 21 में मुझे जाकर वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, कोई भी इनकम हो, अगर देखो आउटस्टैंडिंग इनकम हो, अगर आपके पास नहीं मिले हैं, अब देखो अगर करंट ईयर का कुछ बाकी है तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर लास्ट ईयर का कुछ बाकी है तो माइनस हो जाएगा। एडवांस वैसे अगर देखो 2015 के लास्ट में अगर आपको एडवांस मिले तो किसके लिए मिला है, 2016 के लिए, तो 16 में जाकर प्लस होगा। और 16 में जाकर अगर आपको कुछ एडवांस मिला है 17 के लिए, तो एज इतने पार्ट का थोड़ी वो यहाँ पे इनकम होगा, वो इनकम किसका होगा, 2017 का होगा, तो यहाँ पे इसको माइनस कर दोगे। अब देखो उसी तरीके से ये सब क्या यहाँ पे क्या हो गए, इनकम हुए। अब वैसे ही यहाँ पे एक्सपेंसेस का भी रहता है, देखो क्या करोगे ध्यान देना। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एनी एक्सपेंसेस,
अब यहाँ पे क्या करोगे, अमाउंट देखो, अमाउंट गिवन इन रिसिप्ट, इन रिसिप्ट। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस किस में देते, पेमेंट में, अमाउंट गिवन इन पेमेंट। अब देखो ध्यान दो, ये आपका डबल से यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो ये रिसिप्ट अमाउंट, ये आपका पेमेंट और ये अमाउंट। अब मुझे बात बताओ, पेमेंट के जो आपको ये आपकी डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड। अब आप मुझे एक बात बताना, ये मैं इससे यहाँ पर ये समझाने के लिए कर रहे हैं सिर्फ अपन। देखो यहाँ पे ये बना दिया एक्सपेंडिचर अमाउंट, ये इनकम और ये अमाउंट। अब जो खर्चे आप पेमेंट में यहाँ रिकॉर्ड करते हो बाय कर कर, एक क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हो, तो यहाँ पे जाकर क्या करते हो, उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हो ना। यहाँ पे क्या करते हो, 2 करके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रिंटिंग और स्टेशनरी का परचेस किया, तो यहाँ पे 2 प्रिंटिंग और स्टेशनरी लिखते हो नहीं लिखते हो, तो आपने एक्सपेंसेस किया है। अब देखो एनी अमाउंट गिवन इन पेमेंट साइड, इन पेमेंट साइड इसमें क्या होती है, फिर देखो फिर यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिटेड, देखो एनी अमाउंट गिवन इन पेमेंट, पेमेंट में क्या कहाँ रहती है, ये क्रेडिट साइड में रहती है, और प्रॉफिट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दी है। तो इसको जाकर इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या करते हो, यहाँ पे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हो, तो यहाँ पे डीआर लिख देना। समझने की बात है, बैलेंस शीट में कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा। अब आगे ध्यान दो, देखो अब देखना, अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, वैसे सेम होगा, देखो ध्यान दो, इसे एक्सपेंसेस का वो ऐसे ही रहते हैं, सिर्फ यहाँ पे इसके है ना जो ये असेट्स और लायबिलिटी आपकी चेंज हो जाती है। देखो इसमें क्या करोगे, ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। अभी करंट ईयर की कोई आउटस्टैंडिंग होगी, यहाँ पर करंट ईयर की कोई आउटस्टैंडिंग आपको देने की बाकी है। देखो पेमेंट में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो इस साल ये साल की बात हो रही है, जैसे 2016 की यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसके बारे में बता रहा हूँ, आपको कुछ पेमेंट करना है और इस साल का कुछ आउटस्टैंडिंग हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, पहला जो अमाउंट दिया है उसको प्लस कर टोटल अमाउंट पे करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो सैलरी आपने यहाँ पे फरवरी में एक वर्कर को पे की यहाँ पे 1000 रुपीज। अभी जनवरी की जो फी, अभी ये 2016 की बात हो रही है, करंट ईयर देखो यहाँ पे जो दिया है इसकी बात हो रही है, 2016 की जनवरी में आपने उसको 5000 रुपीज दिए थे, ऐसे 1000 देते हो पर मंथ, लेकिन 5000 देते, मतलब आपके यहाँ पे क्या है, बाकी है। तो अभी ये सामने वाला बोल रहा है कि लास्ट मंथ के भी आपके बाकी है पैसे, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसमें आउटस्टैंडिंग को प्लस कर 1500 रुपये क्या करोगे, सामने वाले को पेमेंट कर दोगे। तो एज जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो बाकी होगा करंट ईयर का, उसे यहाँ पे क्या करोगे, प्लस कर दोगे ना, ठीक है। अच्छा देखो उसी तरीके से यहाँ पे अगर आपने आउटस्टैंडिंग, देखो यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, तो उसे यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, बराबर है। अच्छा आउटस्टैंडिंग देखो ध्यान देना, लास्ट ईयर का पेमेंट है, जैसे आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर का बनाना है, तो आप जो भी करंट में जो खर्चे करोगे, अभी तक हमारी पहले इनकम की बात हो रही थी, आपको इनकम आ रहा था, अभी आपको यहाँ पे खर्चा करने हैं, तो जो भी आप खर्चे करोगे, जो करंट ईयर के रिलेटेड खर्चे करते हो, वो आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ये 2016 और यहाँ 2000 ये आपका 15, अब कुछ आउटस्टैंडिंग है, इसका आपको पे करना है, 2015 का समझो फॉर एग्जांपल, आपको 1000 रुपीज किसको पे करना है, तो ये जो पेमेंट होगा ये करंट ईयर के लिए होगा क्या, लास्ट ईयर के लिए होगा, क्योंकि ये तो आप लास्ट ईयर ऐसे लिख के वहाँ पे लास्ट ईयर का पेमेंट कर दोगे ना, तो ऐसे इसको माइनस कर दोगे, पेमेंट है तो माइनस होगा ही होगा, लास्ट ईयर के लिए करोगे, करंट ईयर में थोड़ी आएगा। अगर करंट ईयर में इसका पेमेंट करते हो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका सरप्लस उसमें रहता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप सब इसमें मिक्सिंग कर रहे हो। तो एज करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा आपको प्लस करना है, क्योंकि आप उसको पेमेंट कर रहे हो। आउटस्टैंडिंग एज लास्ट ईयर का भी आपको पेमेंट करना है, लेकिन आपको यहाँ माइनस करके दिखाना है, आप इसमें ऐड नहीं करोगे, ऐड भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे इसमें। देखो आप यहाँ पे माइनस करोगे तभी तो आपको जो पर्टिकुलर जो इनकम आपका जो सरप्लस डेफिसिट दिखाएगा वो करंट ईयर के हिसाब से दिखाएगा। उसी तरीके से देखो ध्यान देना, आपने 2015 की एंडिंग में आपने कुछ एडवांस पेमेंट कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि किसी वर्कर को आपने क्या किया है 2015 में, 15 के दिसंबर में, ये 2015 ये 2016, इसको हर महीने आप 1000 रुपये देते हो, ये आपकी 2016 की यहाँ पे जनवरी आ जाएगी, यहाँ पे आपने दिसंबर में आकर उसको 2000 रुपीज़ पे कर लिए, मतलब उसको बोला कि 1000 रुपये दिसंबर का है और ये जो 1000 है वो ऐसे जनवरी का है, तो मतलब इसका मतलब क्या, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको एडवांस दे दिया। अब अभी अगर आपको यहाँ अभी आपने कभी इसको यहाँ पे एडवांस दे दिया तो आप इसे 2000 जनवरी में डबल से पेमेंट दोगे क्या, बिल्कुल नहीं दोगे, क्योंकि देखो आपने यहाँ इसको एडवांस दे दिया 1000 रुपये, तो 2000 जनवरी में थोड़ी दोगे, आपने उसको बोल के दे दिया कि दिसंबर के 1000 रुपये और जनवरी के 1000 है, मतलब इसे जनवरी में आप नहीं दोगे। तो जो एडवांस जो आपको लास्ट ईयर में जो एडवांस मिला है करंट ईयर के लिए, आप उसको प्लस करोगे,
बराबर है। यहाँ पे उसी तरीके से एज 2016 ये आपका 2017, अगर इस महीने में 2016 में आपने कुछ एडवांस पेमेंट कर दिया है 2017 के लिए, तो ऐसे वो जो पेमेंट हुआ वो करंट ईयर का थोड़ी हुआ, वो किसका हुआ, नेक्स्ट ईयर का। तो यहाँ पे जाकर वो क्या होगा, माइनस होगा। खुद ही समझ लोगे, देखो ध्यान देना। अब इसका देखो कैसे होता है, ये सेम दिया है इसमें, ये आपको देखो ध्यान दो, ये आपका प्लस हुआ है, ये माइनस नोट्स में दिया है, ये माइनस हुआ है, ये प्लस हुआ है। बशर्ते इसमें से एक ही बात रहती है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का कुछ बाकी है आपको देना है, जो चीज़ आपको देनी पड़ती है आप उस यहाँ पे क्या करते हो, लायबिलिटी समझते हो एज ए करंट ईयर की, ठीक है। अच्छा, लास्ट ईयर का भी आपको कुछ पेमेंट करना है, बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी आपकी यहाँ पे क्या हुई, लायबिलिटी हुई। ये किसकी हुई, लास्ट ईयर की। ओके। अच्छा, एडवांस दिया है आपने, ध्यान देना, पेमेंट कर दिया है, एडवांस कुछ आपने पेमेंट कर दिया, देखो एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर में आपने पेमेंट कर दिया, मतलब देखो उसी चीज का पेमेंट करने के बाद में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, एज अ सर्विस मिलेगी, या कोई ना कोई तो चीज आपको मिलेगी ना, तो आपके यहाँ पे क्या हुआ, असेट हो जाएगा ये करंट ईयर की। उसी तरीके से देखो एडवांस एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आपने कुछ एडवांस पे एज एडवांस पे कर दिया था, किसी को दे दिया था, तो इसका जो आपने जो पेमेंट किया है उसका फायदा आपको किस में होगा, करंट ईयर में होगा, तो ये भी आपकी क्या हुई, आपकी असेट हुई। ये किसकी हुई, आपकी लास्ट ईयर की। देखो समझा ना, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, देखो डबल में बता देता हूँ। ये जो एडवांस या आउटस्टैंडिंग को समझ गया है, देखो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर में आपको कुछ अमाउंट पे करना है, देखो एक्सपेंसेस की बात हो रही है, पे करना है, अब पे जो करना है तो आपके लिए क्या हुई, यहाँ पे लायबिलिटी हो गई ना। अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का आपको कुछ पेमेंट करना है जो बाकी है, वो भी आपकी यहाँ पे लायबिलिटी हो गई। लेकिन देखो अगर आप एडवांस कुछ पेमेंट कर देते हो करंट ईयर में, मतलब एक काम किया, देखो ध्यान दो, अभी सामने वाले पर्सन ने इसको 2000 रुपये दे दिए एडवांस में, 1000 दिसंबर का दिया, 1000 2016 के जनवरी का दे दिया, मतलब इस साल में वो इस महीने क्या करेंगे, जनवरी के फर्स्ट महीने में वो जो सर्विस देगा, उसको ये उसका ये कुछ पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसने एडवांस कर लिया है, मतलब आपको कोई ना कोई चीज़ मिल रही है ना। तो आप देखो यहाँ पे आपके एसेट हो गए। उस तरीके से देखो एडवांस एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, अभी लास्ट ईयर में आपको कुछ एडवांस मिला है, मतलब वो करंट ईयर में आपको कुछ ना कुछ उसका मिलेगा, सर्विस मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, वहाँ से कुछ किराना सामान लाते हो, उसको आपने 2000 रुपये एडवांस दे दिए, कुछ फालतू पैसा दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे, नेक्स्ट टाइम उससे जब सामान लेके आओगे, अगर आपने नेक्स्ट टाइम जाकर 2000 का सामान परचेज किया, तो मतलब आप उसको डबल से पेमेंट करोगे क्या, नहीं करोगे, तो मतलब आपकी उसको आपको वहाँ पे क्या मिल गई, सर्विस मिल गई उसकी, तो आपके लिए वो यहाँ पे क्या हो गई, एसेट हो गई। ठीक है, देखो ये हो गए, ये आपके इनकम और एक्सपेंडिचर हो गए। इसमें और एक बात आती है, ध्यान देना, देखो जैसे कि नीचे आपको दिया है, उसके बाद में नीचे आपको दिया है, सेम बात होगी, इस जगह नीचे, इसके लिए मैंने इसको इरेज कर दिया, ये 2015 2016 ये आपका करंट ईयर, ये लास्ट ईयर, ये 2017, ये आपका यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर। अब देखो करंट ईयर के जो भी हो गए प्लस हो जाएंगे, लास्ट ईयर का कुछ होगा माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। अब देखो ध्यान दो, अभी यहाँ पे एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, अभी आप कुछ सामान परचेस करते हो, जैसे कंज्यूम करते हो, कंज्यूम गुड्स करते हो, तो अभी कंज्यूम जैसे आप या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, लास्ट ईयर का कोई स्टॉक रहता है, ओपनिंग स्टॉक रहता है। अच्छा, हम क्या करते हैं, देखो लास्ट ईयर का जो स्टॉक बचता है उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, एंड करंट ईयर में जो स्टॉक बचता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। मतलब आपका जो स्टॉक जो बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा, इसका ये आपका क्या होगा, यहाँ पर 2016 के लिए क्या होगा, ये ओपनिंग स्टॉक होगा। अब उसी तरीके से 2016 में जो यहाँ जाके बचेगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। अब देखो क्या करते हो, ये जो स्टॉक आपके पास आता है ये आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या आएगा, ये देखो नीचे ध्यान देना, नीचे दिया है आपको नोट्स में दिया है, ओपनिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। इसका मतलब क्या होता है, एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। और जो क्लोजिंग स्टॉक होते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्या होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ये करंट ईयर में होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट ईयर में अगर आपके पास कुछ स्टॉक बच जाता है तो आप इस साल में क्या करते हो, उसे फेंक देते हो, आपकी वो एसेट बनती है ना, आप क्या करते हो, उसे यहाँ पर आके प्लस कर देते हो, सीधी सी बात है, आप उसको यहाँ पे क्या करते हो, प्लस कर देते हो। ठीक है, प्लस कर दिया, ये एसेट में लिख लोगे, यहाँ पे स्टॉक तो आपका हमेशा एसेट में आता है, आप पहले से करते आ रहे हो, उसके उसी तरीके से देखो इधर ध्यान दो। अब क्लोजिंग स्टॉक आपको इस साल में लास्ट में कुछ बच गया,
इस साल के लास्ट में कुछ बच गया, अभी जो बच गया उसको आप पास्ट के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि हम पीछे थोड़ी जा सकते। इसका मतलब हमारा जो स्टॉक इस साल में बचा है, ये जो 2016 के लास्ट में जो स्टॉक बचा है, इसको आप कहाँ यूज़ करोगे? एज ए 2017 में यूज़ करोगे। तो यहाँ पे इसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। करंट ईयर में थोड़ी एज अ करंट ईयर तो खत्म हो गया, लास्ट ईयर में जा नहीं सकते, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट ईयर का। अभी नेक्स्ट ईयर का ऑप्शन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पे क्या है? एसेट है। फर्क कितना होगा? देखो ध्यान दो, फर्क कितना होगा? ये आपका लास्ट ईयर का हो जाएगा, ये आपका लास्ट ईयर का हो जाएगा और आपका ये करंट ईयर का हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी हमने यहाँ पे पूरा ये समझ लिया। अब इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम देखेंगे, उससे पहले आप इसका पिक निकाल के या इसको अच्छे से लिख लेना। यहाँ से आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। हमने लास्ट टाइम बोला था कि बैलेंस शीट भी बनाएंगे, लेकिन अभी मैंने आपको जो एडजस्टमेंट का पूरा इंट्रोडक्शन बताया कि एज अ आउटस्टैंडिंग क्या रहता है, एडवांस क्या रहता है, एक्सपेंस क्या, इनकम क्या, एज हम यहाँ पे वो चेक करने वाले हैं कि हमको कितना समझा है। तो अभी इस प्रॉब्लम में आपको सिर्फ यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में दिया रहेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिए हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लाइफलाइन हॉस्पिटल चंद्रपुर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011। डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। 2011 के लिए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको यहाँ पे बनाना है। देखो अच्छे से लिख लेना, पर इंफॉर्मेशन लेना। इन द बुक ऑफ, यहाँ पे क्या दिया है? इन द बुक ऑफ लाइफलाइन हॉस्पिटल चंद्रपुर। उसके बाद में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी होगा 31 मार्च 2011 के साथ उससे बराबर इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर कौन सा अकाउंट क्रिएट किया आपने? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो भी यहाँ पे लिखना। ये आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम और ये अमाउंट, देखो ये आपको यहाँ पर दे दिया है। अब देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस दिया है। अब लास्ट ईयर का बैलेंस तो कुछ लेना नहीं है, अब आगे हम जाएंगे। देखो सबसे पहले आपको यहाँ दिया है मेडिसिन। देखो एक्सपेंडिचर साइड और आपको इनकम साइड है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले रिसिप्ट साइड को देख लेते हैं। देखो आपको दी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन का कैसे करते हो? सब्सक्रिप्शन दिए बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। अब देखो सब्सक्रिप्शन में आपको जो अमाउंट दिए, अभी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसको इनर में लिख लेना। दो एडजस्टमेंट बता रहे हैं, उसको अभी टिक कर देना क्या दिया है। तो नेक्स्ट देखो सबसे पहले क्या करना, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले जैसे आप फाइनल अकाउंट पहले बनाते थे, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें आप टिक मार्क कर देते थे जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होती है। तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे भी दिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिए, यहाँ पर लास्ट ईयर के लिए दिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसको टिक कर देना। एज एक काम करो, सब्सक्रिप्शन के ऊपर 2 टिक मार्क कर दो, आपको खुद ही समझ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया आपको एंट्रांस फीस टू एंट्रांस फीस, एंट्रांस फीस। देखो एंट्रांस फीस की अमाउंट क्या है यहाँ पर 1100। यहाँ पे आपको देखो लाइफ मेंबरशिप फीस जो है आपको बोला है कैपिटलाइज करने का। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है? कैपिटल फंड में ऐड करना, तो यहाँ पे ये टर्म नहीं आएगा। अब देखो आपने क्या किया है, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कुछ रद्दी वगैरह थी आपने बेच दिया, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर वगैरह लिखोगे यहाँ पे, कितना दिया उसका अमाउंट 600 लिख लिया आपने। आगे देखो टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अब देखो डोनेशन आपको मिली है बिल्डिंग फंड के लिए, यहाँ पे कंडीशन लगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इनकम के ऊपर अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशन लग जाते हैं तो हमारा इनकम नहीं, एज अ वो पर्टिकुलर टर्म्स यूज करके दिया होता है कि आपको ये जो डोनेशन का अमाउंट है, ये जो लाइफ मेंबरशिप की जो भी अमाउंट है, आपको पर्टिकुलर इस टर्म के लिए यूज करना है। तो आपका यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे नहीं आएगा। अगर सिर्फ यहाँ पे इतना दिया रहता था कि डोनेशन, तो हम वो अमाउंट यहाँ लिख देते थे। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी आपने कुछ खर्चा किया है, देखना ध्यान देना। देखो अभी आपने कुछ फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर तो यहाँ नहीं आएगा, ये आपका क्या हुआ, आपकी फिक्स एसेट हुई, तो यहाँ से बैलेंस शीट में आएगा। तो देखो नेक्स्ट यहाँ पे दिया है मेडिसिन। अब आपको मेडिसिन, देखो मेडिसिन आपने जो लिए वो अमाउंट लिख लेना। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट यहाँ पे दिया है ऑनरेरियम टू डॉक्टर, डॉक्टर्स को कुछ मानधन दिया। ऑनरेरियम का मतलब होता है मानधन, ऑनरेरियम टू डॉक्टर, डॉक्टर को कुछ पे किए।
उसका लिख लेना यहाँ पे 65,000। नेक्स्ट उसके बाद में देखो यहाँ की है सैलरी दी है स्टाफ को, सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ कितना पे किया है आपने 18,000 रुपीज। नेक्स्ट उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस कुछ छोटे बड़े खर्चे कर दिए आपने 3,500। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं फिक्स डिपॉजिट, फिक्स जो डिपॉजिट है ये आपका एज असेट है। उसके बाद में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपने परचेस किए वो भी एक इंस्ट्रूमेंट हुआ है, एज वो भी लॉन्ग लाइफ के लिए यूज होते हैं, वो भी आपकी यहाँ पे असेट हो गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हुआ। अभी आपको यहाँ पर नेक्स्ट दिया है इन्होंने एडजस्टमेंट। देखो सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देखो यहाँ निकाल के बता रहा हूँ मैं। हाँ देखो एडजस्टमेंट का तरीका देखो इसमें कैसे दिए हैं। अब यहाँ आपको दिया है पर्टिकुलर, तो यहाँ पे ये दिया, देखो 2011 के लिए कर रहे हो ना, ये 2010 दिए और 2011 यहाँ पे आपको दिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना ये करंट ईयर का 9,000 रुपीज। उसके बाद में देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन ये कितना दिया है, उसके बाद में नेक्स्ट अमाउंट दिया है 5,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो सिर्फ दो एडजस्टमेंट है, सिवाय हमने जो सीखा हमें वो समझना है। देखो क्या करोगे, ध्यान देना। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है, और ये यहाँ पे क्या है, ये करंट एज ये करंट ईयर की है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले मुझे बात बताओ एक, अभी ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको आपकी जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये 8,800 ये 2010 का है। तो अगर आप इसे 2000 आप यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर 2011 का बना रहे हो, अगर आप इसे करंट ईयर में ऐड कर देते हो तो आप पर्टिकुलर तरीके से सरप्लस और डेफिसिट नहीं निकाल सकते हो। और ये जो आपका जो इनकम है, ये जो इनकम आपको लेना बाकी है, ये क्या होगा यहाँ पर, ये करंट ईयर का है। तो करंट ईयर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ऐड करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, देखो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है 9,000 रुपीज, इसको प्लस कर दोगे। अच्छा उसके बाद में देखो ये जो सब्सक्रिप्शन है ये आउटस्टैंडिंग की, ये देखो यहाँ पे इसको क्या करना है, लेस करना है, लेस करोगे आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर। अभी अभी हमने देखा इसको कितना दिया है, थोड़ा सा नीचे लिखना क्योंकि ये अमाउंट यहाँ आएगा इसका। उसके बाद में देखो एडवांसेस, एडवांसेस अब देखो 2010 में, अभी हमने देखा 2010 में आपको कुछ एडवांस मिला, इसका मतलब 2010 में आपको कुछ एडवांस अमाउंट मिल गया 2011 के लिए। तो ये अमाउंट किसका हुआ, 2011 का। तो जो आपको एडवांस मिला है यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या करोगे, एडवांस, एडवांस फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर के लिए मिला है ना आपको, तो इसको क्या करोगे, यहाँ पे प्लस कर दोगे। अच्छा यहाँ पे आपने कुछ एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको मिली है 2010 में मिली है, आज 2011 में मिली है, तो ये सब्सक्रिप्शन किसके लिए मिली है, एज नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पे इसको क्या करोगे, ये करंट ईयर का थोड़ी होगा, ये एज नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। यहाँ पे क्या करोगे, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, इसको क्या कर दोगे, यहाँ पे कितना दिए ये 5,000 रुपीज को यहाँ पे माइनस कर दोगे। अब देखो करना क्या है हमें, सबसे पहली बात करो इनकी टोटल करो, देखो कितना होता है यहाँ पे अमाउंट, ध्यान देना। देखो इसमें बता रहे हैं 7 + 9,000 7,500। देखो यहाँ पे अमाउंट दिया है 1,09,200। नेक्स्ट आपको इसमें से माइनस करना है, यहाँ पे 7,500 माइनस 5,000, इसका जो अमाउंट आया ये आप बाहर लिख लोगे, लिख लिया। नेक्स्ट देखो बस अभी देखो आपको टोटल करनी है। अब देखा जाए तो ये साइड की टोटल ज़्यादा लग रही है, यहाँ पर देखो टोटल करके देखो, ये 60 70 तो यहाँ पे हो गए, 18 का भी उसमें मिला दोगे तो ऐसे बहुत आगे अमाउंट रहेगा। देखो इधर की टोटल ज़्यादा आ रही है, इसमें जिस साइड की टोटल ज़्यादा है इसको टोटल कर दो 3,500। देखो यहाँ पे क्या बता रही है, 1,02,200, यहाँ पे 1,02,200। इसमें से अमाउंट माइनस कर दो, देखो कितना हो रहा है माइनस करने के बाद में 96,700 माइनस दिए 1,100 के 600। अब देखो आपके पास यहाँ पे ये बैलेंस बचा। अभी सबसे पहले देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ जो आपने किया है
आपकी ये आपने एक्सपेंडिचर किए, आपको इतने सारे ये आपको इनकम मिले। अब यहाँ पे देखो आपके एक्सपेंसेस क्या हुए, एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए एज अ कंपेयर टू इनकम। तो यहाँ पे जो बैलेंस निकला इसको क्या नाम दोगे, डेफिसिट। क्या नाम दोगे, डेफिसिट। क्यों क्यों नाम दोगे, एक्सपेंसेस ओवर देन या मोर देन इनकम। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, देखो इस तरीके से इसको बनाते हैं। थोड़ा सा देखो एज अ थेरोटिकल समझने का पार्ट तो थोड़ा थेरोटिकल रहता है, लेकिन उसको हमें प्रैक्टिकल करना है। बहुत ही ईजी बात है, अच्छे से समझना, ध्यान देना। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू क्लास।